अच्छा, तो ये टॉपिक को भी हम ये वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि हमने एक कैथोड ट्यूब को लिया था, एक ग्लास ट्यूब को लिया था, उसके अंदर हमने वो वैक्यूम क्रिएट किया था और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो मेटालिक प्लेट है उसको हमने बैटरी या वोल्टेज टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके उसमें से वोल्टेज को पास आउट करने के बाद हमने ये वो ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स की बीम जनरेट हुई है। जो बीम्स के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो एक केस के अंदर हमारे पास पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट यानी कि कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ मूव किए थे। जो हमारे पास जो पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ मूव किए थे उनके पास नेगेटिव चार्ज था और उसको हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म कहा था। इसका वाइस वर्सा हमारे पास प्रोटॉन था। अब हम ये वो बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। मोस्टली अगर हमारे पास जब कैथोड और एनोड एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास एक चीज़ सामने आई कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया वो कुछ इस तरीके का था कि हमारे पास समझा जाता था कि इस सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है या किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है प्लस हमारे पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, 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 प्रोटॉन है। तो हमारे पास एटम का एक इस तरह का मतलब कहा जाए कि एक मिक्सचर आ रहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हमारे पास जब ये वो देखा गया, हमारे पास लॉर्ड रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट होता है 1911 में, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक चीज़ जो हमारे को पता चली कि उसके अंदर ये वो पता चला था कि हमारे पास जो एटम का जो मोस्टली हिस्सा है वो एम्प्टी है हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास जो सेंटर है वो कंसंट्रेटेड है और जो हमारे पास के बाद जो स्पेसिस हैं उसके सेंटर के अराउंड वो हमारे पास होलो स्पेसिस है, मतलब एक खोखे की तरह है, खाली जगहें बहुत हैं। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमें थोड़ी सी हिंट मिली थी कि हमारे पास जो हमारे पास जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है वो एम्प्टी स्पेसिस के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक एटम जो एक बड़ा सा स्फेयर है, ऐसा अगर मैं कह दूं कि बड़ा सा स्फेयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, बट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो हमारे पास जिस स्पेस के अंदर है, जो उसका जो सिस्टम है वो ज़्यादा है। तो अगर हम इसको लेके चलें तो हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर ये चीज़ खाली है तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, तो ये खाली कैसे हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम जो होता है, जैसे कि मैं बात करूँ हाइड्रोजन के केस में, जो हाइड्रोजन है उसको इन लोगों ने कंपेयर किया हीलियम से। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हाइड्रोजन का 1 है। अगर मैं इसको कंपैरिजन में लूँ, मैं वेट बैलेंस में लूँ कि मैं मतलब अगर हीलियम को कंपेयर करता हूँ हाइड्रोजन से तो वो 2 हाइड्रोजन के बराबर आना चाहिए उसका वेट, क्योंकि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन जब इन्होंने कंपेयर किया हीलियम और हाइड्रोजन के वेट को, तो वो वेट भी बैलेंस नहीं है। तो हमने देखा जो हीलियम का वेट है वो 2 नहीं बल्कि 3 या 4 हाइड्रोजन के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है हीलियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और चीज़ है। तो ये हमारे पास बहुत सी इन्वेस्टिगेशन सी, जो हमारे पास हिंट्स सी कि हमारे पास एटॉमिक मॉडल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर है इसके अंदर, वो बैरिकेड है जो प्रोटॉन को रोक रहा है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन तो वहीं पे, वो इन दोनों के दरमियान की अट्रैक्शन को भी रोक रहा है और प्रोटॉन को सेव कर रहा है कि इसके साथ बाइंड ना हो जाए। पहले तो हम ये वो कह रहे थे कि ये वो बाइंड होता है, मतलब पहले हम ये कह रहे थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हमारे पास हम ये कह रहे थे ये एटम है। लेकिन हमारे पास बाद में पता चला यार सेंटर में कुछ अलग है और उसके इर्द गिर्द अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक अननोन चीज़ है, वो चीज़ हमारे पास है न्यूट्रॉन। उसको डिस्कवर कैसे किया कि हमारे पास जब हमने अल्फा पार्टिकल लिए, उसको जब हमने बम्बार्ड किया था, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड किया, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम ये वो डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंट पार्टिकल्स की सेपरेशन हो गई। मिसाल के तौर पे मैंने ये पॉजिटिव पार्टिकल को अलग कर लिया, नेगेटिव को अलग कर दिया, पर मेरे पास कुछ पार्टिकल स्ट्रेट गए
उस पार्टिकल्स को जब मैंने एनालाइज किया या उन पार्टिकल्स को देखा, उसको मैंने एक मज़ीद किसी भी एक सरफेस या लेयर से मैंने जब पास थ्रू किया, तो जब वो पार्टिकल्स है, जो बीम, जो एक कुछ पार्टिकल हमारे पॉजिटिव के पास चले गए, वो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ, नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट हो गया। कुछ हमारे पास नेगेटिव प्लेट की तरफ गए, वो हमारे प्रोटॉन थे, क्योंकि प्रोटॉन नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो गया। कुछ हमारे स्ट्रेट गए, जो स्ट्रेट गए ये पार्टिकल जो गए, जब हमारे पास किसी सरफेस से हिट होते हैं तो वहां से ये प्रोटॉन को इमिट कर दिया इन्होंने, मतलब उस प्लेट के प्रोटॉनों को इन्होंने निकाल दिया। इसको इस तरह समझिए, या उस प्लेट के एटम को हिट किया। अब मतलब समझिए यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्टिकल हैं जो हमारे पास ना चार्ज रखते हैं ना तो वो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसको हमारे पास न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन हमारे पास बेसिकली शुरू में हमारे पास इतना नहीं था, इसके ऊपर चैडविक का भी काम था, हमारे पास गोल्डस्टेन का भी था, रदरफोर्ड का भी था। तो हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को जब हमने मिक्स किया तो हमें पता चला यार न्यूट्रॉन भी कुछ हमारे पास पार्टिकल्स हैं, या न्यूट्रॉन भी होता है सेंटर में जो हमारे पास होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव जो प्रोटॉन है उनको सेंटर में एक किस्म का लॉक रख के रखता है, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द में होते हैं। जो हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल, हमारे पास जो पहला एटॉमिक मॉडल था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब एक इस किस्म का, तो उसको हमारे पास अगर बात किया जाए तो हमारे पास एक इस तरीके का आया कि प्रोटॉन और ये हो गए, उसके इर्द गिर्द हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इस तरीके का हमारे पास मॉडल आ गया। तो हमारे पास ये जो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स हैं, इसके डिस्कवरी के लिए हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिस्कवरी को हमने डिस्कस किया। हमारे पास मतलब ये कहा जाता था कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ हैं, वो एक दूसरे का कंबाइन है, बट इस रियल लाइफ में जब उसकी स्कैनिंग के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, तो वो पता चला यार सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्विंग में। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। रदरफोर्ड के बाद हमारे पास ये पार्टिकल्स या रेस का हम समझेंगे। देखिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी होता है, या जिसको लॉर्ड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इनका मेरे ख्याल है जो एरा है 1910 से लेकर 1911, ये लिटरेचर की बेसिस पे होता है कि आपका लिटरेचर का इनकी स्टार्टिंग एरा है। वैसे इनका जो काम था वो 1903 और 1904 के बाद भी शुरू हो गया था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उनके एक्सपेरिमेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि उन्होंने एक हमारे पास एक ये ऑरिक प्लेट या गोल्ड प्लेट को लिया, और इतनी बारीक प्लेट लिए कि जिसके अंदर मैक्सिमम, अगर मैं बात करूँ, बहुत बारीक प्लेट ली। यहाँ पर उन्होंने किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ज़रिए, रेडियो एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो हमारे पास डिफरेंट इमिशन रेस को जनरेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल, उसके ज़रिए हमारे पास अल्फा रेस को इसके ऊपर हिट किया। जब अल्फा रेस को हिट किया तो हम देखा कि मोस्टली जो पार्टिकल हैं, जो रेस हैं, वो पास थ्रू हो गई। मोस्टली मैं कह दूं कि 99.4% फॉर एग्जांपल पास हो गई। कुछ रेज हमारे पास डिफ्लेक्ट हो गई, डायरेक्शन चेंज करती हैं। कुछ रेज हमारे पास रिवर्ट हो गई, बैक हो गई। तो जब इसकी ऑब्जर्वेशन आई, उन्होंने कहा यार मैंने फॉइल में ऐसा क्या है कि मैक्सिमम रेज जो हो गई गो थ्रू कर गई, उसको पार कर गई, उसको चीर के निकल गई। कुछ रेस हमारे पास क्या था ऐसा कि वो टकरा के उसने डायरेक्शन बदल ली। कुछ रेस हमारे पास वापस आ गए। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक जो प्रपोज किया, उन्होंने कहा यार देखो, मैं ये जितना उनका एक्सपेरिमेंट की उनकी जो कंक्लूजन थी, उन्होंने इस तरह का एक मॉडल लिया। उन्होंने कहा यार देखो, इसके सेंटर में ना कोई मास है, वो मास क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है। तो जब ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की रेस जब यहाँ से गई तो पास कर गई, सही है। कुछ हमारे पास इसकी जो टॉर्च से टकराई तो वो डिफ्लेक्ट कर गई, और जो न्यूक्लियस के सेंटर से टकराई वो हमारे पास क्या आ गई, रिवर्स आ गई। मतलब एटम के अराउंड जो स्पेस है वो मोस्टली एम्प्टी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो एक अलग केस है कि वो मैं डिस्कस करूँ, इलेक्ट्रॉन का नहीं है। वो रेस तो मोस्टली इधर जो शेल की स्पेस है ये एम्प्टी है, डिफरेंट शेल्स है। मोस्टली स्पेस जो है वो एम्प्टी है। एटम जो मोस्टली है वो एम्प्टी है, खाली जगह है। सेंटर में उसके कोई कंसंट्रेटेड मास है जिसको प्रोटॉन, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में रहते हैं। जो ये रेस हमें जो डिफ्लेक्ट हुई या जो वापस आई है, रिवर्स हुई है, ये हमारे पास ये न्यूक्लियस से हिट की,
और जो इर्द गिर्द के जो पार कर गई वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास रेस पास होगी। मतलब वो इस चीज़ को सब वेरीफाई करती है कि एटम का जो 99% जो हिस्सा है वो एम्प्टी है, वैकेंट स्पेस है। जो 1% है स्लाइटली वो हमारे पास कंसंट्रेटेड मास है। इसको कैसे किया था उन्होंने, जब गोल्ड फॉइल के उधर अल्फा पार्टिकल्स को हिट किया गोल्ड फॉइल से, तो ये देखा तो उन्होंने एक डिटेक्टर यहाँ लगा दिया, एक डिटेक्टर यहाँ लगा दिया, जिन्होंने डिफ्लेक्ट वालों को पकड़ लिया, अल्फा डिफ्लेक्ट, ये इन्होंने पकड़ा अल्फा डिफ्लेक्ट। एक इन्होंने डिटेक्टर यहाँ लगा दिया, तो इन्होंने देखा सामने वाले डिटेक्टर में बहुत ज़्यादा रेस आ गई, बहुत ज़्यादा, जो डिफ्लेक्ट होकर बहुत माइन्यूट सी आई, कुछ इनके पास रिवर्स भी आ गई। तो ये हमारे पास था लॉर्ड रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज़ ली, अल्फा बीटा गामा रेस क्या होता है। हमारे पास किसी भी हमारे पास जो पार्टिकल्स के अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। अगर मैं इधर मैं एक डिटेक्टर लगा दूं पॉजिटिव, यहाँ लगा दूं नेगेटिव, तो हमारे पास कुछ रेस हैं जो पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, कुछ होती हैं जो नेगेटिव की तरफ जाती है। जो नेगेटिव की तरफ जाती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव की तरफ जाती हैं वो नेगेटिव रेस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन है। कुछ रेस हमारे पास सीधी चली जाती है, जिसको हम गामा रेस कहते हैं या न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ से हमारे को थोड़ी सी रेस का भी हिंट मिला कि यार इस तरीके की रेस है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को बुक ने जो हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का देती है कि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, दे हैव नो चार्ज, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखी थी कि इसका, क्योंकि हमारे पास जब इन्होंने सेकंड सरफेस से इसको पास किया था, जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट में बात की है कि यहाँ पर ये अगर मैं दिखा सकूँ एटॉमिक मॉडल से पहले, ये जब वहाँ पर न्यूट्रॉन की रेस को जब इन्होंने पास किया था, तो इन्होंने जब दूसरी सरफेस से गुजरी तो उसने प्रोटॉन को इजेक्ट आउट किया। मतलब या तो उनका जो मास है वो प्रोटॉन के समहाउ इक्वल ही था कि उसने प्रोटॉन की बॉडी इसको हिला दिया। तो यहाँ से हमारे को हिंट मिली इसके मास की। दे हैव द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर इन द मैटर, क्योंकि चार्ज नहीं होती तो डिफ्लेक्शन नहीं है, और डिफ्लेक्शन की वजह से ये बहुत आसानी पास हो जाती है। जो मैंने बात की रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने हमारे पास क्या किया, रदरफोर्ड में क्या था, इन्होंने गोल्ड फॉइल ली है, गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल मारे, तो मोस्टली क्या हो गई, पास हो गई, कुछ हमारे पास डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ हमारे पास रिवर्स हो गई। ये हमारे पास था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या मिली, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड। मतलब कोई भी जब पास होकर किसी सरफेस पे जाता है तो वो एक इल्यूमिनेट करता है, उसको ग्लो करता है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरगो अ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, वो कुछ ने डिफ्लेक्ट किया, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वन ऑफ द आर रिट्रैक्टेड बैक टू पाथ। मतलब हर 8000वां पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हो गया, वापस आ गया। वो जो मेरी केस की बात है लॉर्ड रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। तो ये हमारे पास था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर मैंने एटम के एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया कि एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस थी वो एम्प्टी है, और कुछ स्पेस के अंदर हमारे पास ये सेंटर जो है, ये जो एक आएगी, हर 8000 में से एक पार्टिकल क्या होता है, वो रिवर्स आ रहा होता है। कंक्लूजन क्या की, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हमारे को पता है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड शोज दैट द मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। सही है। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट द स्पेलिंग ऑफ द एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज। स्पिल जो कहते हैं अलग होने को, स्पिलिंग ऑफ एन एटम विच हैज नेम एज अ न्यूक्लियस। मतलब यहाँ भी हमारे पास जो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज था, सेंटर में भी पॉजिटिव था, जो रेज आई वो भी पॉजिटिव, तो ये दोनों ने क्या हुआ, एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर दिया, स्पिल आउट कर दिया, अलग कर दिया। The mass is concentrated in the nucleus and the electron are distributed outside the positive charge। यहाँ पर different negative charge की clouding है। The electron are revolving around the nucleus in the extra nuclear portion in orbits। ये हमारे पास था। रदरफोर्ड के हमारे पास postulates भी यही हैं। An atom consists of a positively charged particle, dense and very small nucleus containing the proton and neutron। सही है। जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस वजह से जो चार्ज है, जो प्रोटॉन का चार्ज है, वही उसका चार्ज है। द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ के सेंटर पे हमारे पास मास है। जब भी वो एक ही रेस वो 8000 में से एक डिफ्लेक्ट की। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस। जब भी हमारे पास वो सारी रेस पास होगी, मोस्टली
nucleopide where the probability of finding electron is maximum. The electron are revolving around the nucleus in a circular path with the high speed of velocity. इसको हम आगे क्वांटा में हम डिस्कस करेंगे कि यार इलेक्ट्रॉन की पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, बट यहाँ पर रदरफोर्ड ने हमारे को एक एटम की थोड़ी सी दी कि यार इसमें मोस्टली ये चीज़ है। रदरफोर्ड के अंदर हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को डिस्कस नहीं किया था कि एटम की थोड़ी स्टेबिलिटी के सेंस में। रदरफोर्ड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लोकेशंस को मेंशन नहीं किया गया, इसकी हमारे पास पैटर्न को नहीं बताया गया था कि यार ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग पैटर्न है, तो इस तरह की वो है। ये हमारे पास जस्ट थ्योरी है, मेन एक्सपेरिमेंट हमारे पास वही था। अब मैं इसके अलावा मैं एक चीज़ जो बताना ज़रूरी है, थ्योरी से रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड की, मैं कह रहा 1911 सही है, 1910 में एक्सपेरिमेंट था। 19 एक चीज़ मैं जो मिसिंग कर गया हूँ, मैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया, मैं ये देखूँगा यार ये एटॉमिक नंबर और क्या। एटॉमिक नंबर को मैं प्रीवियस डिस्कस कर चुका हूँ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं एटॉमिक नंबर कहता हूँ, जो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर कहता हूँ। मेरे पास एक सिंबल क्या होता था, मेरे पास एक कंपाउंड है X, तो X के नीचे जो मेरे पास Z है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और जो A होता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। इसको मैं लेके चलता हूँ। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है Z को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करता है N को। ये चीज़ मैंने डिस्कस की है। जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड X है, जैसे कार्बन है, कार्बन को हम लिखते हैं C6H12, इसका मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है या 6 प्रोटॉन है। 12 का मतलब क्या है कि उसके पास अगर 6 प्रोटॉन है साथ में उसके बाद 6 न्यूट्रॉन भी हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, जो एटॉमिक नंबर जो मास नंबर है 12, उसमें से अगर आप प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दो तो आपका न्यूट्रॉन के नंबर आ जाते हैं, सही है। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर मास नंबर को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम फिर भी हम इसको करते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। एंड 8 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 ही है। फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ अ क्लोरीन विच हैज़ 17 प्रोटॉन एंड 18, तो कितना हो गया, 17 न्यूट्रॉन है, नहीं 18 न्यूट्रॉन है प्लस 17, वो 18 प्लस 17, तो हमारे पास मास नंबर कितना हो गया, 35। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन कोबाल्ट, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन नंबर और उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो ये लॉर्ड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को मैं ये दोबारा रिपीट करूँगा कि हमारे पास जो रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल का वो डिस्कस किया था, उन्होंने क्या किया था उनके एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। उनके एक्सपेरिमेंट को मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, उसको बम्बार्ड किया था, फायर किया था। किस पे, एक उन्होंने गोल्ड की शील्ड ली, गोल्ड की फॉइल ले ली। फॉइल होती है बारीक सी लेयर, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पार किया तो हम उनके यहाँ पे उन्होंने डिटेक्टर लगा दिए, सामने ये इसके कॉर्नर पे डिटेक्टर लगा दिए जो उसको सेंस करेंगे। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास किया तो मोस्टली जो वो रेस थी वो पास कर गई, गो थ्रू कर गई। कुछ हमारे पास डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ हमारे पास डिफ्लेक्ट यहाँ पर हो गई। तो उन्होंने कहा कि मोस्टली हमारे पास जो एटम की स्पेसेस हैं वो एम्प्टी हैं, खाली हैं। और जो डिफ्लेक्ट हुई हैं वो क्यों हुई हैं, उन्होंने कहा कि सेंटर में कोई मास है, सेंटर में न्यूक्लियस है, जिस मास का नाम बाद में न्यूक्लियस दिया गया, उससे हिट करने के बाद अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। क्यों, सेंटर में अगर देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन 0 चार्ज है। देखो जब पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव रेज आएंगी तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, कहता है तुम दूर जाओ, तो वो क्या हो, वो डिफ्लेक्शन की वजह बनी। तो ये चीज़ थी, जो रेज डिफ्लेक्ट हुई हैं वो उस न्यूक्लियस के चार्जेस की वजह से हुई हैं कि जिन्होंने कहा कि तुम दूर जाओ, वो सेम चार्जेस को डिफ्लेक्ट करता है। ये हमारे पास तरीका होता है, सही है। और जो हमारे पास कुछ हमारे पास क्या है वो रिवर्स हो गई, जो अगर न्यूक्लियस के सेंटर में हिट हुई, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हिट हुई तो रिवर्स आ गई। डिफ्लेक्ट उसकी होती है कि वो एंगल पे डिपेंड करता है, किस एंगल से वो गई, क्या एंगल बन रहा था। एक और चीज़ उन्होंने कही कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग भी मौजूद है। ये हमारे पास था लॉर्ड रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसके जरिए हमारे पास एक एटॉमिक मॉडल का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आया था। अगर हम बुक्स के अंदर हम देखें तो बुक्स के अंदर भी हमारे पास यही पॉइंट मेंशन किए गए लॉर्ड रदरफोर्ड के। कुछ हम पर बाउंस बैक हो गई, कुछ हम पर डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये हमारे पास था बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक फॉइल, और उसके अंदर ये
अच्छा, फॉइल्स के अंदर क्या था कि फॉइल के अरेंजमेंट को समझने के, अगर ये जो फॉइल है ये तो आप कह रहे हैं यूं है, लेकिन ये जो फॉइल है ये बारीक सी, अगर मैं एक पेंसिल लूँ लेकिन इसके अंदर भी पार्टिकल्स थे, तो यूं हमारे पास पार्टिकल्स थे, यूं हमारे पास एटम्स थे। हो सकता है कि एक फॉइल में 5 से 6 एटम्स की लाइन रॉज हो, लेकिन इतनी बारीक थी कि ये हमारे पास एटम, लेकिन तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ एटम का जो हिस्सा है वो होलो था, वो पास हो गया। कुछ हमारे पास डिफ्लेक्शन हुई, कुछ इस एंगल पे, कुछ इस डायरेक्शन पे। इस फॉइल में मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं, तो ये सिंगल एटम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इसको देखें तो हमारे पास मल्टीपल एटम थे। तो ये हमारे पास लॉर्ड रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। इसके अंदर हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रॉन की कुछ हमारे पास क्लाउडिंग और केमिकल स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं किया गया था इलेक्ट्रॉन की, तो उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास नील बॉहर है। नील बॉहर ने कहा कि हमारे पास नील बॉहर का अगर हम समझना चाहें डिफेक्ट्स जो थे हमारे पास उसको कवर अप कर दिए। नील बॉहर ने कहा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट कर रहे हैं। ये उनकी बात थी कि यार उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैसे कवर अप किया। उन्होंने कहा यार देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं, जब भी वो इमिशन शो करी, वो ग्लैंस जो नहीं होता, जो हमारे पास जो प्लेट में जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए तो वो चमक जो आई, उस चमक को उन्होंने कहा कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली एनर्जी दे रही है वो आखिर कब तक देगी, उसका कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। वो उन्होंने उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को वो बता ना सके। उस क्वेश्चन का हल दिया नील बॉहर ने। नील बॉहर ने कहा यार ये उस वक्त एनर्जी इमिट करेगी जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, उस पर कोई भी मैं स्ट्राइक करता हूँ किसी भी पार्टिकल की, तो जब मैं उसे एक्सटर्नल एनर्जी दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करेगा तब वो इमिशन शो करेगा, या जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा तब वो शो करेगा। जिसको उन्होंने किस सेंस में बताया, उन्होंने कहा कि आप कंसिडर करो कि आपके पास एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल मिसाल के तौर पर जो डिफरेंट शेल्स का कॉन्सेप्ट है ना, एटम्स के अंदर शेल्स होते हैं, उन्होंने कहा एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है वो शेल 1 से लेकर शेल 2 में जाता है, मतलब जंप करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है। जब एनर्जी को लूज करेगा तो सीढ़ियाँ उतरेगा। तो ये नील बॉहर की बात थी। लेकिन अगर हम नील बॉहर की बात को लेके चलें तो नील बॉहर की बात में ये था कि लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर अगर जो शेल 1 का एटम है वो एनर्जी लूज करता है तो वो तो कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस में। तो ऐसा तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो नहीं आता। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स हैं, बट स्टिल हमारे पास ये एटम के पोस्टुलेट्स को बताना ज़रूरी है कि एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम हो। रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली एनर्जी की स्पेक्ट्रम जनरेट कर रहा है, लूज और गेन करके, जैसे भी एक्स वाई जेड। नील बॉहर ने कहा नहीं यार, जब उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है। मैंने इसको एनर्जी दी, वो शेल से मूव कर गया, जंप करेगा ऊपर, फिर वो E1 से E2 में, E2 से E3 में, तो ये कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन जब वो एनर्जी लूज करते हैं वो E3 से E2 में आता है और फिर E1 में आता है। लेकिन अगर मैं ये बात मान लूँ जो बाहर तो कुछ सही लगती है, लेकिन वो अगर E1 से एनर्जी लूज करेगा तो उसको तो न्यूक्लियस में ड्रिप कर जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एटॉमिक मॉडल तो वो कहें कि हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ हुए वो तो कोलैप्स कर जाएगा, हमारा तो एटॉमिक मॉडल ही कोलैप्स कर जाएगा। तो नील बॉहर ने कुछ बात को हमारे पास कवर अप किया, बट कुछ हमारे पास उनके भी डिफेक्ट थे। तो ये हमारे पास नील बॉहर का एटॉमिक मॉडल था। नील बॉहर ये कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब होता है वो एनर्जी मूव कर रहा होता है, फिर वो उससे शेल को मूव कर रहा होता है। ये नील बॉहर ने बात की। लेकिन हमारे पास नील बॉहर की लिमिटेशन क्या थी कि बॉहर मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट फेल्ड टू अफेक्ट द स्टार्क इफेक्ट, स्पेक्ट्रा एटम का, इट डेविएट द हेसेनबर्ग। हमारे पास एक चीज़ है इसके अंदर, अगर मिसाल के तौर पे मैं इसी को लेके चलता हूँ कि वो कहते हैं यार अगर एनर्जी गेन करता है वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल, सेकंड से थर्ड, जब एनर्जी लूज करता है तो शेल को रिवर्ट करता है। लेकिन अगर वो एनर्जी लूज करेगा लास्ट वाला तो वो न्यूक्लियस पे आएगा, लेकिन बाहर तो वो आता नहीं है। तो ये हमारे पास इसकी लिमिटेशन थी, बट स्टिल ये हमारे पास बॉहर का एटॉमिक मॉडल था। नील बॉहर का एटॉमिक मॉडल क्या कहते हैं? इन 1913 द नील बॉहर प्रोपोज एन अदर एटॉमिक मॉडल। इन्होंने किस लिए किया था? जो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी कि उन्होंने स्पेक्ट्रम का और जो कंटिन्यूस एनर्जी का ये वो बताया था, इसको उन्हें कवर करने के लिए। दिस एटॉमिक मॉडल वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस इन दिस मैनर दैट इट शोज द टू फोल्ड
फर्स्ट टू रिमूव द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड सेकंड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। अच्छा, क्वांटम थ्योरी को थोड़ा सा मैं डिस्कस इसलिए कर लेता हूँ मैं प्लैंक्स को कि हाइड्रोजन को मैं इसके बाद में डिस्कस करता हूँ मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में, कि थोड़ा सा आप टर्म पढ़ते हैं क्वांटम। अगर आप फिजिक्स का आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको क्वांटम का होता है कि क्वांटम हमारे पास समझ लें कि क्वांटम या क्वांटा जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इसको समझें कि एनर्जी। अभी फिलहाल आप इसको एनर्जी समझ के एनर्जी सेल एक पैकेट समझ लें या एक सेल समझ लें जो एनर्जी का। नील बोहर ने क्या कहा, द एटम हैज़ द फिक्स ऑर्बिट इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि यार अगर जो एटम है ना, उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऑर्बिट्स हैं, ट्रैक्स हैं, जहाँ पर नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है ना वो मूव कर रहे हैं एक पॉजिटिवली चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये उनकी बात थी कि उन्होंने कहा यार ये न्यूक्लियस है ना, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बात मान लेते हैं, दिस ऑर्बिट्स पॉसेस द सर्टेन एनर्जी लेवल विच आर कॉल्ड एज शेल्स एंड सबशेल। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एक एटम है उसके पास बहुत से एनर्जी ऑर्बिट्स हैं जिसको हम कहते हैं शेल्स, और जो शेल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं K-L-M-N दिया। इसकी पावर क्या होती है 2n²। अगर शेल नंबर 1 है तो उसमें 2n² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n²। n में जो k की वैल्यू है 1 है, l में जो है 2 है, m में है 3, n में है 4। ये आगे की बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं बता दूँ k शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, l में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये वो आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो ये ऑर्बिट्स हैं या डिफरेंट ट्रैक के अंदर वो घूम रहे हैं। और मिसाल के तौर पे एक हमारे पास सेंटर में एक, आपने अगर कोई इस तरह का झूला देखा हो ना कि जिसमें हमारे पास एक सेंटर में होता है, फिर ऊपर चेयर होती है जो एक सेंटर के गिर्द घूमता है, झूला प्ले ग्राउंड में होता है, सही है, वो इस तरह गोल करके घूम रहा होता है एक सर्कुलर बेस में, सही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बहुत से ट्रैक हैं, ट्रैक मतलब शेल्स हैं, मतलब बहुत से रास्ते हैं। उन रास्तों को कहा कि यार वो शेल्स हैं, शेल नंबर K, शेल नंबर L, शेल नंबर M, उन्हें डिफरेंट रास्ते दिए ना। एक एटम है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसमें बहुत से रास्ते हैं होते। दिस ऑर्बिट पॉसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका शेल्स का और शेल्स के ये थे। द एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट एज एन इंडिकेटर, और जो इसका एनर्जी है 1 2 3 4 से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। जो 1 है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, और जो 4 या उसके बाद के वो हमारा हाईएस्ट। की कॉन्सेप्ट क्या दिया, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी E1 या शेल 1 से सेकंड में जाता है तो इट्स एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक कदम आगे बढ़ता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब वो एक कदम नीचे उतरता है हायर एनर्जी से लोअर तो वो इट्स इमिट्स एनर्जी। ये तो बात समझ आ गई। और ये जो एनर्जी होती है पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको हम क्वांटा कहते हैं या फोटॉन्स कहते हैं। लेकिन अगर इसकी बात को मान लें कि वो करता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, बट वो नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास ये मॉडल अभी इसकी समहाउ रिजेक्शन है। अब उन्होंने कहा कि एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर है, उन्होंने कहा जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा E। याद रखो कभी भी आप टर्म देखोगे डेल्टा कहते हैं, ये इसका सिंबल जो है ना ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं डेल्टा, या इसको हम कहते हैं डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस। ये टर्म का आप देखोगे द डिफरेंस इन एनर्जी E1 एंड E2 एनर्जी लेवल इज इक्वल टू डेल्टा E, और डेल्टा E बराबर होता है प्लांक्स कांस्टेंट के। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंशियल 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड। ये बस कांस्टेंट है जो कि हमारे पास ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है, और उसकी हमारे पास जितनी एब्जॉर्प्टिव की वो फ्रीक्वेंसी है, एब्जॉर्प्शन की और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास इन्होंने कांस्टेंट दिया। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास जो एनर्जी है वो बराबर हो गई h न्यू के। h हमारे पास कांस्टेंट हो गया 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 के, और न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इससे मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। एनर्जी निकालने के लिए मेरे को एक कांस्टेंट गिवन है कि आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी आपके पास जो भी एब्जॉर्प्शन है उसकी आप निकाल के कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके मोमेंटम की, देखो एक ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के अंदर आपका फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है केमिस्ट्री में।
अगर हमारे पास एक चीज़ सर्कुलर में है तो सर्कुलर में मूव कर रही है तो उसके पास भी एक मोमेंटम है, और जो मूव करने के बाद हमारे पास एक जो मोमेंटम बनता है वो हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम। ये आपने एक पढ़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है mvr इजिकल्स टू nh/2π। ये इसका फॉर्मूला है, जस्ट कांस्टेंट है, या इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं तो कुछ चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट होती हैं, तो उस रेफरेंस के अंदर है। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न एटॉमिक्स थ्योरीज क्या हैं और हम इसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।